नमस्कार दोस्तों। तो आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय कोरोना मरीजों की संख्या दुनिया भर में 56 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिसमें 3.5 लाख लोग से ज़्यादा आज हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि लगभग 24 लाख लोग रिकवर भी कर चुके हैं। और आप देखोगे ये आपको लिस्ट दिख रही है जिसमें यूएसए टॉप पर बना हुआ है। 17 लाख से ज़्यादा मरीज यूएसए अकेले में है और 1 लाख मौतों का आंकड़ा यूएसए छू चुका है। एक दुख की बात यह है कि हमारा कंट्री भारत जो अभी तक इस लिस्ट में बहुत नीचे था, आज टॉप 10 में आ चुका है। अंत चौरसिया। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसी महामारी के आने के क्या कारण हो सकते हैं और समाज में, रीति रिवाजों में और लोगों के व्यवहार में अब क्या बदलाव होने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी महामारी से बचा जा सके। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये अमेजोन के जंगल हैं। तो अभी कुछ पहले की घटना है जब अमेजोन के जंगलों में एक भयानक आग लगी थी जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ। तो आप मैप में देखिए ये अमेजोन के रेन फॉरेस्ट है। तो रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, तो आप देखोगे कि ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया यानी दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है इसके बीचों बीच से निकलती है एक भूमध्य रेखा। तो जो भूमध्य रेखा रहती है इस पे जो अपना सूरज रहता है वो परपेंडिकुलर रहता है, मतलब पूरा 90 डिग्री पे। तो यहाँ क्या होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो पानी के बादल भी बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे लगभग डेली वर्षा होती है। अब जब रोज़ बारिश होगी तो किसी भी जगह पे वनस्पति और जीव जंतु बहुत आयत में होंगे। तो दुनिया में सबसे घने वन भूमध्य रेखा के आसपास के रीजन में पाए जाते हैं, यही कारण है। तो आप देखोगे ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना और फ्रेंच गुआना। अब यहाँ पे फ्रेंच क्यों लिखा हुआ है, तो एक फ्रांस की टेरिटरी है इसलिए यहाँ पे फ्रेंच गुआना लिखा गया है। ठीक है, तो देखोगे बहुत सारे जानवर इसमें मर गए थे, जंगल जलकर राख हो गए। और ये वह जंगल है जो सदाबहार जंगल है जहाँ डेली बारिश होती है, उसके बावजूद इतना भारी नुकसान हुआ क्लाइमेट को। ये ऑस्ट्रेलिया के जंगल हैं, यहाँ पर भी भयानक आग लगी थी। आप लेफ्ट में देख सकते हैं, आपको एक जीव दिखेगा कोआला। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आप देखोगे यूकेलिप्टस की बहुत ज़्यादा प्रजाति पाई जाती हैं और इन्हीं यूकेलिप्टस के पेड़ों पर एक जीव रहता है जो इनकी पत्तियां खाता है, कोआला। तो कितना प्यारा जीव है। तो आप देखो इस आग में कोआला की 30% से ज़्यादा आबादी, 30%, जी हाँ, आबादी नष्ट हो जाती है और इस आग में 50 करोड़ जानवर मर जाते हैं। सोचिए दोस्तों 50 करोड़ कितनी बड़ी संख्या होती है। आज जब मानव 50 लाख कोरोना पॉजिटिव है तो दुनिया में हाहाकार मच गया है। लेकिन जब 50 करोड़ जानवर मरे थे फिर भी हमने जो हमारी गतिविधियां हैं ना तो उन पे रोक लगाई ना ही उन पे बदलाव किया जो पर्यावरण हितैषी नहीं है। ये हैं ग्रेटा थनबर्ग, 16 वर्षीय स्वीडिश लड़की। इतनी छोटी उम्र में आप देखिए एक पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने, आपने देखा होगा कि बहुत चर्चा में रही थी यूएन में जो जलवायु सम्मेलन हुआ था COP24, उसमें निंदा की थी दुनिया भर के नेताओं की। लताड़ा था कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप हमारे भविष्य के साथ खेल रहे हैं, आप झूठा दिखावा करके, झूठे वादे करके हमारी भावनाओं के साथ और इस प्रकृति के साथ खेल रहे हैं। लेकिन लोगों ने क्या किया, ना तो इनकी बातों को सीरियस लिया ना ही नेताओं ने कुछ कठोर कदम उठाए। वही जो हमेशा से चलता आ रहा था कि कागजों पर संधियां और हस्ताक्षर, एक देश का दूसरे देश पे आरोप लगाना और लंबे लंबे भाषण। व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता। तो व्यवहार में परिवर्तन क्यों जरूरी है, तो आपको पता होगा कि जो कोरोना है यह एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक मतलब होता है कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क के द्वारा फैल सकती है। तो अगर हमने व्यवहार में परिवर्तित नहीं किया और हम ऐसे ही दूसरों से मिलते रहे तो ये बीमारी का प्रसार भी बढ़ता रहेगा। अब एक व्यवहारिक अर्थशास्त्र की बात करते हैं। तो व्यवहारिक अर्थशास्त्र कहता है कि जैसे जो भी मानव है, तो मानव कैसा एक सामाजिक प्राणी है और आपको पता होगा कि हर समाज के अपने नियम रहते हैं, है ना, धार्मिक नियम है या जो भी रीति रिवाज हैं, तो लोग उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। अभी आपने देखा होगा जैसे हमारे धार्मिक नियम में आपने देखा होगा बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जुलूस निकलते हैं, भंडारे होते हैं,
है ना, तो मन बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो हमें बचना होगा ऐसे आयोजनों से जिसमें बहुत बड़ी गैदरिंग हो। ओके। और भारत की आबादी बहुत बड़ी है, आपको पता होगा कि चीन के बाद दूसरे नंबर पे हम जनसंख्या के मामले में, और हो सकता है कुछ साल में हम चीन को भी पीछे कर दें। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखनी पड़ेगी, जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग भी कहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है कि अगर आप कभी भी किसी से मिलते हैं तो 2-3 फुट की दूरी बना के रखें, या कोई भी हम मार्केट वगैरह जाते हैं तो भी 2 लोगों के बीच में पर्याप्त डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। अब एक संस्कृति में अपन के नमस्ते की परंपरा है कि हम किसी से भी मिलेंगे अभिवादन करते हैं, सर नमस्ते, या किसी से। तो ये बहुत शानदार तरीका है, क्योंकि जब आप नमस्ते करते हैं तो आप एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। वहीं जब हम हैंड शेक करते हैं या हाथ मिलाते हैं तो अपन को ये बदलना पड़ेगा, अब हमें फिर से नमस्ते पर आना पड़ेगा। ओके। और क्या करना पड़ेगा, सैनिटाइज़र का उपयोग करने पड़ेगा, कि जैसे समय समय पर हम बाहर जाते हैं, खेल कर आते हैं, मार्केट से आते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो आप हाथ को धोते रहिए, है ना। बताया भी जाता है कि 20 से 25 सेकंड धोना चाहिए। तो सैनिटाइज़र का व्यवहार में उपयोग लाना पड़ेगा। बात करते हैं कुछ विधिक नियमों की। विधिक मतलब होता है कानूनी नियम। जैसे आपने देखा होगा गुटखे थूकने पर या गुटखे पर आपको कानूनी पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि अगर आप गुटखा खाते हैं और आप इधर उधर थूकते हैं तो इससे भी कोरोना फैल सकता है। खुले में शौच पूर्णतः बंद होना चाहिए, है ना। अमिताभ बच्चन की ऐड आती है, उससे भी कोरोना फैल सकता है। तो ये सब हमें ध्यान रखना। कुछ रणनीतियों पर चर्चा करते हैं कि जो व्यवहार में परिवर्तन करना है वो कैसे कर सकते हैं। तो एक तो होता है बिना दबाव के सकारात्मक दिशा निर्देशों द्वारा। अब देखो, अगर आप किसी इंसान से काम कराना है और आप दबाव डालते हैं तो वो दबाव में आपको भी पता है कि उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। जब तक दबाव रहेगा करेगा, फिर नहीं करेगा। और एक होता है स्वेच्छा से। अब अगर आपकी सैनिटाइज़र करने की आदत या मास्क पहनने की आदत अंदर से ही डल जाती है, आदत में वो आ जाता है रूटीन में, तो आपके अंदर से स्वेच्छा से कार्य होते रहेंगे। और वही अगर आप दबाव से कराओगे तो जब भी आपको मौका मिलेगा आप वो काम नहीं करेंगे। दूसरापन देखें तो शिक्षा, सूचना और संचार के द्वारा। तो शिक्षा एक सशक्त माध्यम होता है किसी भी कार्य को कराने का। अगर व्यक्ति शिक्षित है तो वो आसानी से समझ भी जाता है। और सूचना और संचार की बात की जाए तो आप स्लोगन लिख सकते हैं कि कोरोना से कैसे बचा जाए। बाजार अपन को काम से ही जाना है, और अगर हम कपड़े वगैरह शॉपिंग करने जाते हैं तो कपड़ों को छूकर या पहनकर ना देखें, क्योंकि हो सकता है अगर आपको कोरोना है और आप अगर कपड़े पहनकर देखते हैं और वो आप लेते नहीं, तो अगला व्यक्ति भी जाएगा कपड़े पहनेगा, तो उस कपड़े के थ्रू उसको कोरोना हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। गैर सरकारी संगठन या एनजीओ। तो एनजीओ की भूमिका भी ऐसी संक्रामक बीमारी में बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि देश की इतनी बड़ी आबादी लगभग 130 करोड़, सरकार सभी पर नज़र नहीं रख सकती। और अब अगर आप सामाजिक समूह बना लेते हैं एनजीओ के माध्यम से, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर पाएंगे, उनको बचा पाएंगे। बिलीव मॉडल। तो आप अपने व्यवहार में परिवर्तन करके बहुत सी बीमारियों से स्वयं को बचा सकते हैं। जैसे अगर सुबह से जल्दी उठने की आदत डाल लें, उठकर 1-2 गिलास गर्म पानी पीना, योग करना, एक्सरसाइज करना या मॉर्निंग वॉक पर जाना। और दूसरा क्या होता है कि भावनाओं को प्रभावी रूप से प्रयोग करना। जैसे आपने देखा होगा अगर कोई व्यक्ति नशा करता है और उसकी माताजी द्वारा उसे रोका जाता है ना, या कसम दी जाती है, तो वो नशा करना बंद कर देता है। एक और एग्जाम्पल समझिए, प्रधानमंत्री द्वारा जनता कर्फ्यू। जब मोदी जी को लगा कि क्या हमारा देश और देश की जनता तैयार है कोरोना से लड़ने के लिए, तो वो जनता से अपील करते हैं एक भावनात्मक रूप से कि आपको एक दिन घर पर रहना है, जनता कर्फ्यू का पालन करना है। तो देखोगे बिना किसी प्रशासनिक सहायता के भी लोग घर पर रुक जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब देखते हैं धार्मिक परंपराओं में क्या बदलाव किया जा सकता है। तो हमारे धर्म में आप देखोगे प्राचीन काल से ही प्रकृति को केंद्र में रखा गया है। जैसे आप देखो घर पर तुलसी का पेड़ लगना, पीपल के वृक्ष की पूजा करना, नदियों को माता का स्वरूप देना, है ना। तो प्रकृति का देवीकरण करके उसको संरक्षित करने का संदेश हमारी संस्कृति ने दिया है।
लेकिन आप देखो अभी कोरोना के समय में नदियों का पानी कितना साफ हो गया, क्योंकि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं। जैसे एक तरफ तो अपन माता कहते हैं नदियों को, दूसरी तरफ आप देखोगे कितनी पॉल्यूशन है। गंगा नदी आज दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। कारण क्या है? एक तो कुछ धार्मिक क्रियाएं भी हैं, और कारखानों का गंदा पानी भी जा रहा है, और भी कितना कचरा मिलता रहता है। तो हमें ये सब बदलाव करना पड़ेगा, और हमेशा जो भी अब हमारी परंपराएं रहेंगी या जो भी क्रियाकलाप रहेंगे उसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे प्रकृति को तो कोई नुकसान नहीं है। अब कुछ सकारात्मक प्रभाव देखते हैं कोरोना के। तो आज देख लो, जब पूरा विश्व बंद पड़ा हुआ है, क्लब बंद है, स्टेडियम बंद है, मैच भी नहीं हो रहे, है ना, पब बंद है, मॉल बंद है, होटल बाजार, तब क्या है, सिर्फ खुला है तो अस्पताल। तो आज अस्पताल की महत्ता स्थापित हो गई है सभी के ऊपर। आज सिर्फ डॉक्टर काम में आ रहे हैं, और वो अपनी जी जान लगाकर एक सैनिक की तरह लोगों की सहायता कर रहे हैं। और देख लो, प्रकृति खुलकर सांस ले रही है। मानवीय क्रियाकलाप प्रदूषण में घुटने से दबोच लिया था, है ना। तो आप देखते थे, कभी हम खबर में सुनते थे कि सड़क पर एक्सीडेंट में जानवर की मौत, है ना, जबकि वही सड़क अपन बोलते हैं कि जानवर बीच में आ गया, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि हमारी सड़क जंगल के बीच में चली गई, जहाँ पर जानवर पहले से विचरण करते थे। तो ये कुछ सकारात्मक प्रभाव है। बहुत दिनों बाद आपने देखा होगा कि आप, जैसे हमारे यहाँ पतंगें बहुत ज़्यादा मात्रा में उड़ रही हैं, गेम खेलना, लूडो, अट्टू, तो लोगों को अपने बचपन के दिन याद आ गए कोरोना की वजह से। वहीं आप देखोगे बहुत से परिवार या बहुत से बच्चे जो अपने माता पिता को छोड़कर विदेश में चले गए थे, जिनके माता पिता ने आस छोड़ दी थी कि अब वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन कोरोना की वजह से वो भी वापस आ गए। तो